वी आर स्टडिंग अबाउट ऑब्लिक कोलिजन। ये तब जनरेट होगा जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट में अंतर होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। सपोज ये बॉल है, इस बॉल को हमने यहां से ऐसे थ्रो किया, ये अर्थ सरफेस है। इस केस में यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा होगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। किसी भी टू पॉइंट्स के बीच वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि हर सेकंड जी वर्क कर रहा होगा। हर सेकंड वेलोसिटी पे कितना अंतर आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये यहां पहुंच जाएगा। यहां से अब बॉल जंप करके डेफिनेटली कुछ ऐसा जाएगा। अगर मैं सरफेस पे नॉर्मल हूं, ये लाइन ऑफ मोशन है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे निकालते हैं? या तो दो सेंटर ऑफ मास को मिलाएं या फिर सरफेस पे नॉर्मल खींचे। ये जो हमने यहां अर्थ सरफेस पे नॉर्मल खींचा है, दिस वन, ये रहा लाइन ऑफ मोशन और दिस इज नॉर्मल। इसके बीच में कोई एंगल बन रहा, सपोज ये एंगल है थीटा। ये हमको पता है कि ज्यादा तिरछा फेंकने से बहुत ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा खड़ा फेंकने से ज्यादा उछलेगा, हाइट ज्यादा रहेगी। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन। बॉल यहां से जंप करके इधर चला, क्या ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सेम होगा? जरूरी है या नहीं है? नॉट नेसेसरी। कोई जरूरी नहीं कि एंगल सेम बनेगा। मतलब कि ये वाला एंगल हो सकता है थीटा वन या थीटा टू दे दो या फाई दे दो। ठीक है, तो जब हमने बॉल को ड्रॉप किया, यहां जो एंगल बन रहा था इट इज थीटा और इट इज फाई। इस केस में इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? और बॉल के नेचर का, इसके मटेरियल का नेचर का मतलब इस पर ई का क्या इफेक्ट होगा, मैं इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ई पढ़ने का मतलब है बॉल का नेचर कैसा है। ई की स्टडी करने का एक ही मतलब है कि वो जो बॉडी बनी है वो जिस मटेरियल से बनी वो कैसे है। वो इलास्टिक हो सकता है, वो लेस इलास्टिक हो सकता है, वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं हो सकता। ये सारी बातें कौन बताता है? ई। तो जो बड़े बड़े नाम आते से डरना नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या समझा रहा है? बॉल के या बॉडी के मटेरियल का नेचर। ठीक है, तो जो वर्ड्स बहुत बड़े लग रहे हैं एक्चुअली वो बड़े नहीं है, नॉर्मल चीज है। राइट? नो, यहां पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे, क्योंकि ये सारी नोट्स आपके पास हो गई है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो नोट करके, ऑब्लिक कोलिजन लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, कंपोनेंट perpendicular to line of impact, component perpendicular to line of impact, perpendicular to line of impact does not change, does not change. Point number 2. First point is component perpendicular to line of impact does not change. Second, component parallel to line of impact, component parallel to line of impact will change. Component parallel to line of impact will change. ठीक है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में समझें। ये रही अर्थ सरफेस, एक बॉल आ रही है जो यहां पे कोलाइड हुई, और यहां से कोलाइड होने के बाद टकराती वापस।
जो बॉल आई यहां टकराई, यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। अब ध्यान रखो बेटा, चूंकि आप स्टडी कर रहे हो तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके टू कंपोनेंट्स होंगे। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज u, एग्री? इस u के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा x डायरेक्शन में और एक होगा, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। एक कंपोनेंट इसके पैरेलल है और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, कह सकते हैं ऐसा? इस केस में जो कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा? अभी लिखवाया था, अभी लिखा था ना, कंपोनेंट पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट विल चेंज। कौन सा चेंज होगा? जो पैरेलल होगा, मतलब ये वाला पैरेलल होगा। अच्छा, यहां पे एंगल कितना बना था? तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल कितना होगा? तो इसकी इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा बोलो? u cos थीटा। ये u cos थीटा, तो ये क्या हो गया? अब u cos थीटा और u sin थीटा में चेंज कौन सा होगा? u cos थीटा। जो पैरेलल है, जो परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं होगा। जो नोट लिखा था उसका मतलब समझ में आया? अब ये बॉल यहाँ पे कोलाइड हुआ, अब यहाँ पे जो एंगल बना उसका नाम क्या दिया था? फाई। अब ये ऐसे जाने लगा, इसके वेलोसिटी अपन क्या मानते हैं? v। ये वेक्टर v होगा ना? ये वेक्टर u था। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ एंगल कितना है? फाई है। यहाँ फाई है तो क्या ये फाई होगा? होगा। थीटा के साइड पे कौन सा कंपोनेंट? cos थीटा। इसको क्या लिखो बोलो? मैं v cos फाई। और इसे क्या लिखूं? सिंपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आया? v cos फाई, v sin फाई, u cos थीटा, u sin। अब अपन तीन केसेस की स्टडी करते हैं, क्योंकि इस बॉल पे जो इफेक्ट आएगा अलग अलग प्रकार का है। जो बॉल थी वो कंप्लीटली फुली इलास्टिक थी, मतलब उसमें E की वैल्यू कितनी होगी? या तो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं थी, जैसे कि स्टिक हो गई, उसमें कितनी होगी? 0, या इसके बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच। तीन केसेस हो सकते हैं, सबको समझ में आ रहा है? क्लास में है? केस 1, केस 1 है A इक्वल्स टू 1। जैसे मैंने A इक्वल्स टू 1 बोला, मतलब कैसा पोजीशन? इलास्टिक पोजीशन। इस केस में जो कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट, इस लाइन का मुझे मतलब बताइए। u cos थीटा इक्वल्स टू v cos फाई। क्या लिख सकते हैं ऐसा? सभी एग्री हो? देख लो क्यों लिखा है ऐसा, पहले बताओ। आप जो कर रहे हैं इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, सेकंड इक्वेशन इसके लिए बताओ। किसके इक्वल होगा? इसे कुछ नाम दे दें ताकि अपन आगे प्रोसेस कर सके। फर्स्ट एंड सेकंड, कोई डाउट यहां तक? अगर मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट डिवाइड करूं बाय इक्वेशन सेकंड से इसको डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट को, ये क्या हो जाएगा बताएं? u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इक्वल्स टू v sin phi अपॉन v cos phi।
u से u कैंसिल, b से d कैंसिल, sin बाई cos क्या हो गया? tan इक्वल्स टू tan phi। अगर मैं tan से tan हटा दूं तो इस बात पे क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू phi। ये बात क्या साबित कर रही है? ये बताओ। बॉल जिस एंगल से नॉर्मल से टकराई थी उतना ही एंगल बना के वापस लौटेगी, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, किस केस में? इलास्टिक कोलिजन में। किस केस में? ऑब्लिक केस में। पूरा नाम क्या होगा? ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। इन द केस ऑफ ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, यदि बॉल ने इस सरफेस से के नॉर्मल से थीटा एंगल बनाया तो उतना ही एंगल बना करके वो रीबाउंड होगी। पक्का? 100%? ये रहा पहला केस। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करेंगे? बीच में रख दें, इसे हटा दो। मैं नोट तो नहीं करना था, ले लेना, ये यूट्यूब वीडियो से देख लें। If 0 is less than e और e is less than 1, कोलिजन का नाम बोलो। पक्का? एक रिलेशन का u इक्वल्स टू ev पढ़ा था? कि v इक्वल्स टू ev था, बताओ जल्दी पहले। इनमें से सही कौन सा है? डिराइव किया तो जल्दी बताओ। कंफर्म? u इक्वल्स टू ev। जब आप ऐसा लिखते हो, ये तो मैथ्स है, फिजिक्स ये मैथ्स है, मैथ्स समझाता है फिजिक्स को, तो ये लिख दिया, ये तो मैथ्स हो गया। ये क्या समझा रहा है इसका मीनिंग बताओ। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी पर जो बॉडी है उसके मटेरियल के नेचर का इफेक्ट पड़ेगा। ये तो कह रहा है, जो इक्वेशन कह रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तो रटोगे नहीं। ये मैंने बॉल टकराया मतलब इतना सा बता रहा है कि ये बॉल है, रबर की बॉल मैंने इसे फेंकी, तो उसके बाद आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, रबर की बॉल की अलग होगी, प्लास्टिक की बॉल की अलग होगी, फुटबॉल की अलग होगी, कार की बॉल की अलग होगी। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ई। लास्ट बेंच में। अब इस केस में u की वैल्यू क्या है बताओ? दोनों ले लेते हैं, सबसे पहले cos के लिए ना, ये दोनों कंपोनेंट के लिए u cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a v cos होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। u cos थीटा इक्वल्स टू e v, एंगल कितना बड़ा होगा? v u sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? अब आप देखें, ये जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो जो पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा उसमें ही तो चेंजेस आएंगे, ये तो लिखा था। जो कंपोनेंट पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा उसमें चेंज आएगा। तो ये कंपोनेंट है v cos थीटा, देखो कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। और ये भी कौन सा है? v cos थीटा पैरेलल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो इन दोनों में चेंज आएगा। वो चेंज किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे? इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे, इसलिए u और v की वैल्यू के बीच में आपने क्या लगाया है? e। लेकिन जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट उसमें चेंज नहीं आएंगे, उसमें चेंज नहीं आएंगे, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे u sin थीटा इक्वल्स टू v sin थीटा। यहाँ e एलिमेंट नहीं है, चेंजेस नहीं आ रहा, क्योंकि कैसा कंपोनेंट है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। ऊपर की जो नोट्स थी उसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा किस केस के लिए? यदि मटेरियल की जो वैल्यू है, मटेरियल के नेचर की वैल्यू किसके बीच में हो? If e is greater than 0 and e is less than 1, मतलब 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगी, तब क्या होगा? सेकंड सिचुएशन। एंड थर्ड सिचुएशन जिसमें e की वैल्यू क्या होगी?
0, मतलब बॉडी क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। अब उससे या तो बॉल अर्थ से चिपक जाएगी या अर्थ से लग के आगे जाएगी। केस 3 पे चले, ये केस सेकंड था, दिस इज केस सेकंड। नाउ द टाइम फॉर केस थर्ड। नोट किया सबने? अभी कुछ पूछना है इस पे और? कंफर्म? If A equals to 0, A equals to 0 मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। ये तो बॉल आ रही थी, ये यहां पे टकराई, पर इसके बाद ये वाली, ये जो अर्थ सरफेस एक बॉडी है, दिस इज फर्स्ट बॉडी, दिस इज सेकंड बॉडी। इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी जुड़ जाती है। इस केस में अब ये बॉल इसको छोड़ नहीं सकती, राइट? लेकिन इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस साइड भी है, वो उसको आगे ढकेलेगा, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट तो कोई वर्क नहीं कर पाएगा इसमें, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट उसको आगे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो बॉल क्या होगी, अगर हमने तिरछा फेंका, जमीन को टच करेगी, जमीन से सरक के आगे बढ़ेगी। एक बहुत बड़े बॉलर थे, अजंता मेंडिस, श्रीलंका के, और एक स्पेशल टेस्ट मैच हुआ था जिसमें इंडिया टीम बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था श्रीलंका से टेस्ट मैच ऐसे ही जीत जाएंगे, और वो पहली बार डेब्यू कर रहे थे टेस्ट मैच में, और उनके सामने उस समय के सबसे, जिसको मिस्टर बॉल बोला जाता था, राहुल द्रविड़ थे। उन्होंने बॉल फेंकी, बॉल जमीन पे टकराई और सीधे चिपक करके स्टंप पे चलेगी, ठीक है? बॉल स्किड करती थी, वो मैजिकल बॉलर, मिस्टीरियस बॉलर के नाम से फेमस हुई। उनकी बॉल क्या करती थी, स्किड करती थी, मतलब जमीन पे गिरती थी, थोड़ी देर तक चिपक के रहती थी, फिर आगे बाउंस करती थी। अजंता मेंडिस, ठीक है? बाद में फिर आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ गई, उसमें उनकी स्टडी की गई और विजुअल्स लिए गए, तब पता चला कि कैसे बॉल फेंकते हैं। फिर आजकल ऐसी बॉलें काफी लोग फेंकने लगे। तो ये जो बॉल थी, इन्होंने नया डिस्कवर नहीं किया था, ये टेस्ट क्रिकेट का एकदम बहुत क्लासिकल बॉल होती थी, जो कई सालों पहले कोई फेंकता था, वो भूल चुके थे लोग। उसकी प्रैक्टिस करके उन्होंने जाना, अजंता मेंडिस श्रीलंका के प्लेयर। तो वो बॉल फेंकने की स्पेशल टेक्निक होती है, फिंगर्स में आप फंसा करके ऐसे फेंकी जाती है, वो आप देख लेना यूट्यूब में जाके, मैं क्रिकेट से सिखा रहा हूँ। तो इस केस में आप यहां देखें, थोड़ा सा इसका पर साइंस है ना। अब यहां पे वापस जाने की तो बात ही खत्म हो गई। ये अर्थ सरफेस है, ये बॉल आ रही है, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी u है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल से एंगल कितना बना था, थीटा, याद हो गया? ये थीटा है, ये कितना होगा, ये थीटा है, ये क्या होगा, u, ये क्या होगा, साइन थीटा। अब यहां पर बॉल ऐसे आगे जाएगा, ठीक है? तो बॉल को आगे कौन लेके जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट बॉल को आगे स्किप कराएगा, जो यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, अर्थ को सरकाने में कैपेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हुआ है? दिस इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन की तीन कंडीशंस, जब E की वैल्यू 1 हो, जब E की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो, और जब E की वैल्यू 0। तो चलो अब एक क्वेश्चन करें, बहुत पढ़ लिया, चलो क्वेश्चन करें। राइट अ क्वेश्चन। इसे नोट किया बेटा, करना है, कर लो। Write a question. Two balls of equal masses. Two balls of equal masses. Two balls of equal masses are moving mutually perpendicular. Are moving mutually perpendicular. एक दूसरे के perpendicular.
two balls of equal masses are moving mutually perpendicular where initial velocity is 45√2 meter per second. Initial velocity is 45√2 meter per second. For each ball, दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम है. Find the velocity of combined mass. Find the velocity of combined mass after collision. Find the velocity of combined mass after collision. ठीक है, दो बॉल है. पहली बॉल ये है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है. एक बॉल ये है, ये इस डायरेक्शन से आ रही है. एक सिचुएशन बनाई कि दोनों कोलाइड हुए. अच्छा, कोलाइड होने के बाद उसने बोला कि दोनों का मास सम हो जाता है, मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है. दोनों बॉलें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है. और ये बॉलें जुड़ करके किसी तीसरे डायरेक्शन में जाती हैं. क्लियर है? ये प्रॉब्लम है. चले, प्रॉब्लम क्लियर होगी सबको. इसकी वेलोसिटी उसने दिया है, कितना है, 45√2 मीटर पर सेकंड. इसके लिए कितनी है, 45√2 मीटर पर सेकंड. दोनों की सेम वेलोसिटी पर डायरेक्शन अलग है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर. तो कॉमन आपको कैलकुलेट करना है. अगर इसका मास m है और इसका मास m है, इसका कितना होगा, m + n, मतलब 2m. ठीक है, और तो गिवन है नहीं है. तो चलो, आपने पढ़ा हुआ है कि जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल या सिस्टम. आवाज नहीं है, सिस्टम. कंफ्यूजन तो नहीं है, दोनों बॉल में मिलकर मोमेंटम बनेगा. लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार का कोलिजन हो. ये वाला लगा दें, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो सबसे पहले दोनों का निकालो. चलो, इसका बताओ कितना होगा लीनियर मोमेंटम. अब बेटा ध्यान रखो एक चीज, अब यहां समस्या ही आ रही है. आपने जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, दोनों बॉल तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, पर यहां यह हो रहा है कि एक बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है और एक बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है. मतलब एक एक्स कंपोनेंट पे वर्क कर रही है और दूसरी वाई पे कर रही है. तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों एक्सिस के लिए अलग अलग करना पड़ेगा. एक्सिस के लिए अलग और वाई एक्सिस के लिए अलग. तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एक्स एक्सिस, पहले किसके लिए कर ले, एक्स एक्सिस के लिए. अब मुझे बताओ, इस बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कितनी है, u. इस बॉल की वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कितनी है. क्लास में हो सभी? यस सर. क्लास में हो? यस सर. इस बॉल की वेलोसिटी, ये x ऐसा होता है, सबको पता होगा. y ऐसे होता है, सबको पता होगा. ये बॉल x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका y कंपोनेंट तो 0 हुआ. ये y में मूव कर रही है, मतलब इसकी y में वेलोसिटी कितनी हुई, 0. केवल किसमें, x में. इस बॉल की वेलोसिटी y में x पे कितनी हुई, 0. अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, x के लिए. तो कितना हो जाएगा, इसकी u और इसकी 0. दोनों का मास कितना है, m. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, पहले वाली बॉल के लिए mu प्लस सेकंड वाली के लिए 0, क्योंकि u 0 है. इसका x डायरेक्शन में थोड़ी मूव कर रही है, समझ में आया. x में मूव नहीं कर रही, इसलिए इसका u 0 हो गया, mu भी 0 हो गया. दोनों का मिलकर कितना है बताओ, मास कितना हुआ, m + m 2m.
और वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्स डायरेक्शन में। अब देखो यहां पे ये ना तो एक्स पे है तो वाई पे है। इसका एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए वाई डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन। अभी आप किसके लिए निकाल रहे हो एक्स के लिए। एक्स के लिए एक्स से कितना एंगल बनाया थीटा। ये वेलोसिटी होगी इसकी, ये थीटा तो ये भी थीटा। आई बात समझ में? ये थीटा तो ये थीटा, जिसका नाम बोलो क्या होगा v cos। ये कितना होगा ठीक है v cos थीटा और v sin थीटा। तो अभी आप कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हो x के लिए। तो कौन सा लोगे v cos थीटा या v sin थीटा। अभी x वाला लोगे ना। कोई डाउट यहां तक? आप तो सिंपल हो गया सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है u की वैल्यू कितनी दिया है 45 रूट 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2m v cos m सैम तो आप इसको ऐसे लिख दो। देखें बहुत अच्छे से 45 रूट 2 इसको मैं नीचे ला रहा हूं। क्या इसको मैं ऐसे लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं इक्वल्स टू v रूट 2 से रूट 2 बचा कितना अपॉन किसकी वैल्यू यहां तक बताओ। अभी आपने किसके लिए कैलकुलेट किया x। अब किसके लिए करोगे y। ठीक है इसको अपन आगे की कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब जैसा मैंने x के लिए किया क्या y के लिए कर सकते हो। एक मिनट का समय दे रहा हूं करके लिखो। उतना ही है ठीक है। जिन्होंने नहीं किया देख लो। y कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय y एक्सिस। इस बॉडी का y पे मोमेंट कितना है 0 प्लस इसके y पे कितना है u mu कितना होगा 2m v sin थीटा। क्या सबने किया यस सर। m u की वैल्यू कितनी है 45 रूट 2 इक्वल्स टू 2m v sin थीटा। कुछ कट रहा है m से m। अब क्या करें जो अभी किया था भाई 45 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू v sin थीटा। कितना हो जाएगा 45 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू v sin थीटा। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। जिन्होंने नहीं किया था नोट कर लें। अब हम क्या कर रहे हैं बाय इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। बाय इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 45 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस इसका कितना है 45 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं डबल वैल्यू है तो 2
45 अपॉन √2 का स्क्वायर आया ना। और यहां पे मैं v स्क्वायर बाहर निकाल दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बनाएगा इट मीन्स इसको मैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा देखो इसका 2, ये बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर लिख दो। यस सर। 2 से 2 v स्क्वायर 45 का स्क्वायर इसलिए v इक्वल्स टू 45 किया 45 किया यूनिट बोलो। तो जो ज्वाइन हुई थी बॉल वो इस वेलोसिटी से आगे जाएगी 45 मीटर पर सेकंड। हो गया? यस सर। ये सबको समझ में आया हो? यस सर। एग्जाम में कर लोगे? यस सर। यदि आता है